देखिए कल का क्लास हम लोग कहां तक लेकर आए? सेल, है ना। उसके बाद हम लोग लेकर आए टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स यहां तक पहुंचे। उसके बाद हम लोग देखे दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक वाले और यूकैरियोटिक वाले। अब अगला काम हम लोग का होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल, इनके स्ट्रक्चर, इनमें क्या क्या खास बातें पाई जाती हैं वो देखें। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे किनको? ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, देयर आर अदर अदर्स ऑल्सो, कुछ और भी हैं, लाइक पीपीएलओ, ये क्या है बताते हैं, साइनोबैक्टीरिया, एटसेट्रा। तो हम लोग तो अब तक जान रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल ही बैक्टीरिया, ये कहां से आ गए? तो पीपीएलओ का पहले फुल फॉर्म देखिए, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इनका नाम कहां से आया? फ्रॉम द न्यूमोनिया, सॉरी, इनका नाम जो है ये क्या इंडिकेट करता है? प्लूरो, प्लूरो मीन्स प्लूरा रिलेटेड टू लंग्स। ये इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं। न्यूमो अगेन रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो न्यूमोनिया क्या होता है? फ्लूइड फिलिंग अप इनटू द लंग्स। किसी कारण से इन्फेक्शन हो, चाहे फिजियोलॉजिकल रीजन हो, किसी कारण से अगर लंग में फ्लूइड भर जाता है, उस कंडीशन को हम लोग न्यूमोनिया कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूमोनिया इन्फेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, नॉन ओरिएंटेड भी हो सकता है, बट ओवरऑल जैसे कई बार ऐसा होता है, आप सुने होंगे हार्ट अटैक आया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये कई बार लोग सोचने लगते हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम से सांस लेने में क्या, क्योंकि हार्ट तो अलग स्ट्रक्चर हो गया, लंग्स अलग हो गए। होता है क्या, अगर हार्ट ठीक से परफॉर्म नहीं करता तो फ्लूइड जमने लगता है और बैक फ्लो से या प्रेशर बढ़ने के कारण, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्ट लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को। तो अगर ठीक से रिटर्न नहीं हो पा रहा है तो हार्ट द्वारा पंप किया हुआ ब्लड कहां पे रुकने लगेगा? लंग्स के आसपास। ठीक है, और स्टे ज्यादा करने लगेगा, ब्लड आ रहा है निकल नहीं पा रहा है, तो नेचुरली क्या होगा? ब्लड वेसल्स फैलेंगे और फैलने की वजह से उसमें से फ्लूइड लीक करके लंग्स में चला जाता है। ये एक कंडीशन है, और ये क्या हो गया? इन्फेक्शन ओरिएंटेड तो नहीं है, ये इन्फेक्शन इंड्यूस्ड नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर लंग में फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है उसको न्यूमोनिया कहते हैं। तो ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लंग के वॉल को इन्फेक्ट करता है और उसमें फ्लूइड जमा होता है, इसलिए उस कंडीशन को न्यूमोनिया कहते हैं। इट कॉजेस न्यूमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया है, दैट्स इट। अब इसकी खास बात क्या है? ये पहले बैक्टीरिया के कैटेगरी में नहीं रखे गए थे, उसके पीछे रीजन क्या है? जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सभी का तो एक बाउंड्री होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाउंड्री के रूप में सेल वॉल रहता है। ठीक है, इसका सेल वॉल नहीं होता।
आउटर मोस्ट बाउंड्री इज नॉट द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है, प्लस कुछ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी कारण से इसे बैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं रखा गया। आप जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे यूनिट 1, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है, बताया गया है कितने तरह के दुनिया में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे मोनेरा जो ग्रुप है, मोनेरा है प्रोकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो उनमें जिनको भी रखा गया सबको बैक्टीरिया बोल दिया गया। ऑल बैक्टीरिया आर द मेंबर्स ऑफ मोनेरा। तो ये भी सिंगल सेलुलर, न्यूक्लियस है नहीं, तो ये भी मोनेरा में आ गया। अब मोनेरा में आने के कारण ये भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में शामिल हो गया। ठीक है, सो दिस इज रिसेंटली एडेड इनटू द लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, अदरवाइज पहले ये अलग हुआ करते। तो इसीलिए इनको प्रोकैरियोट की कैटेगरी में रखा गया, ये खास बात है। अब दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। ये क्या चीज है? साइनोबैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लाइक द प्लांट सेल्स। तो पहले शुरुआती दौर में जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, उसमें तो दो ही ग्रुप में बांटा गया था, एक है प्लांट, एक है एनिमल। ठीक है, अब प्लांट का बेसिक प्रॉपर्टी मान लिया था, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये बैक्टीरिया है लेकिन अपना भोजन खुद बना रहा है, ऑटोट्रॉपिक है, इसलिए इसको प्रिमिटिव प्लांट में रखा। ये बैक्टीरिया पहले नहीं माना जाता था, कहा जाता था कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके डेवलपमेंट के बाद प्लांट सेल्स आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साइनोबैक्टीरिया वर द प्रिमिटिव प्लांट्स। और एनिमल सेल्स की खासियत क्या है? एनिमल्स चलते हैं, तो प्रोटोजोआ मूव कर सकते हैं। अधिकतर प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये मूव कर सकते हैं। तो प्रोटो और जोआ, नाम देखिए उसमें भी यही चीज है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल। तो प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव एनिमल माना गया, उन्हीं से डेवलप होकर एनिमल सेल्स बने। पर और डिटेल छानबीन करने के बाद पाया गया प्रोटोजोआ आर द सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स, तो इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। तभी मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया। एनीवे, तो यहाँ क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए पहले इनको दूसरे ग्रुप में रखा गया था। जब नॉलेज बढ़ा तब इसको लाया गया मोनेरा में, और वहां से ये प्रोकैरियोट बन गया। इसलिए प्रोकैरियोट में हमारे दो एग्जांपल्स और पढ़ गए। ठीक है, ओके। ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब आइए इसके और डिटेल स्ट्रक्चर की ओर जाएं। द फर्दर detailed structure of prokaryotes are example, a typical bacteria। किसी बैक्टीरिया में आप पाएंगे, यानी प्रोकैरियोट में पाएंगे, तीन बाउंड्रीज। तीन बाउंड्रीज मिलेंगी। ये बाहर वाला बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, ये हो गया मिडिल बाउंड्री, और ये हो गया इनर बाउंड्री। ठीक है, बाहर वाले बाउंड्री को कहा जाता है, मिडिल वाले बाउंड्री के लिए और इनर बाउंड्री के लिए टर्म्स हैं। बाहर वाले के लिए टर्म है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल बाउंड्री के लिए टर्म है सेल वॉल,
और इनर बाउंड्री के लिए टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, पर वहां पे अप्रोच बहुत सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा और एडवांस्ड अप्रोच है। अब देखिए, जो इसका आउटर बाउंड्री है इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा गया है। इसके पीछे एक रीजन है, ग्लाइको मीन्स शुगर, राइट। अच्छा, आप लोग 10th में फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में भी तो पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले में। तो याद कीजिए, तो जस्ट अगर एक फ्लावर है ना, ये हो गया इसका थैलेमस, देखे ही होंगे, याद आ रहा है थैलेमस। यहां से पहला होल्ड लगा होता था, होल्ड मतलब घेरा, दिस वाज कॉल्ड कैलिक्स। इसके बाद था सेकंड होल्ड, ये कहलाता था कोरोला, जस्ट मेमोरी डाउन द लेन। उसके बाद होता था एंड्रोसियम, याद आ रहा है एंड्रोसियम। और फिर होता था गाइनोसियम। ठीक है, ये 4 होल्ड होते थे किसी फ्लावर में, और ये सभी होल्ड्स, ये सभी घेरे किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर बैठे होते थे, दिस इज कॉल्ड थैलेमस, राइट। अब देखिए, तो यहां पे भी एक टर्म है कैलिक्स, जिसका यूनिट होता था सेपल्स, पढ़े थे ना, याद आ रहा है। ये कैलिक्स का जरा फंक्शन याद कीजिए, तो व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स? प्रोटेक्ट, यानी कैलिक्स इज फॉर प्रोटेक्शन। नाउ the same purpose is solved over here, this calyx is also for protection, and its primary target to protect is the second wall, that is the cell wall. तो कैलिक्स का यहां बेसिक पर्पस है सेल वॉल को बचाए रखना, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ग्लाइको यानी शुगर से बना हुआ या शुगर के मॉलिक्यूल से बने हुए ऐसा प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बनता है। ठीक है, सेकंड बाउंड्री सेल वॉल है, और सेल वॉल इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर कल जो हम लोग डिस्कस किए थे, लिविंग पार्ट द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इफ बाय एनी मींस इफ यू कैन कट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म द लिविंग पार्ट वुड कम आउट। अगर हम किसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन काट दें तो पूरा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा, बैक्टीरिया विल डाई। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी किसका? मिडिल लेयर का, यानी सेल वॉल का। सो दैट इज व्हाई सेल वॉल बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, और इस सेल वॉल को बचाए रखना, यह है ग्लाइकोकैलिक्स का काम। यहां तक हम लोग समझे। अब देखिए, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है, ध्यान दीजिएगा, हम जहां से शुरू किए वहीं जाके खत्म करेंगे, है कि नहीं। अगर इसको हम तान दे, सीधा करें, तो आप इमेजिन कीजिए, जैसे कभी कपड़ा सिलाने के लिए हम लोग जाते हैं टेलर के पास, तो देखे होंगे धागा लगा हुआ रहता है ना। अगर धागा लंबा हो गया तो उलझता नहीं है क्या? उलझता है। मान लीजिए उस धागे का दोनों का एंड एक जगह बांध दे और वो उलझा हुआ है, अगर हम इसको सुलझा लें तो एलिप्टिकल अंडाकार होगा, और इसको अगर हम चाहें तो सर्कुलर बना सकते हैं। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग जिसका कि दोनों एंड एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वही खत्म हो रहा है, क्या ये साइकिल नहीं कहलाएगा? चक्का, व्हील, सर्कुलर स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम हियर वी कम टू नो, ये जो इंपॉर्टेंट सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली क्रोमोसोम।
और किसका, बैक्टीरिया की चर्चा हो रही है तो बैक्टीरिया का ही होगा, बैक्टीरिया का ही ये क्रोमोसोम है, लेकिन कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर है, लेकिन ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि इसको एक जगह ट्विस्ट एंड टर्न करके उमेट के रखना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज केप्ट लाइक दिस। अब देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दरअसल, जो बीच बीच में इनर फोल्डिंग ले लेता है, अंदर की तरफ बेंड कर जाता है। तो इस इनर फोल्डिंग से कई फायदे होते हैं, सीधा सीधा एक फायदा तो दिख रहा है, ये एक डॉकिंग साइट, डॉकिंग मतलब हो गया जहां आके हम रुक सकते हैं, ठीक है, तो एक डॉकिंग साइट बनाता है किसके, क्रोमोसोम के लिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में तैरता फिरता और इधर उधर टकराता एंड कुड हैव डैमेज्ड, ये टूट सकता था। तो इससे बचने के लिए इसे कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा, एंड दैट डॉकिंग साइट इज गिवन बाय दिस इनर फोल्डिंग। सो देयर शुड बी ए नेम फॉर दिस इनर फोल्डिंग एंड इट इज कॉल्ड मेसोसोम, राइट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनर एक्सटेंशंस मेसोसोम कहलाते हैं, ठीक है। अब मेसोसोम क्रोमोसोम को डॉक करने के लिए जगह देता है, और जिस जगह ये क्रोमोसोम मेसोसोम के साथ जुड़ा हुआ है वहां का साइटोप्लाज्म आपको डेंस नजर आएगा, और इसी जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, और न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या है, इट इज नेकेड क्रोमोसोम, बिना कवर किया हुआ क्रोमोसोम। और यूकैरियोट में यही क्रोमोसोम चूंकि एक बाउंड्री के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित रहता है, इसीलिए उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यहां पे बिना बाउंड्री का क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। तो इतनी तो साफ बात है कि अभी अभी चर्चा भी किए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो विस्कस सेमी सॉलिड मटेरियल जो दिखाई देगा, दिस विस्कस फ्लूइड, CUOUS, विस्कस फ्लूइड, इस विस्कस फ्लूइड को कहेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। यानी ये गाढ़ा होता है, डेंस है, राइट। तो आप यहां से एक चीज समझ लीजिए, जो चीज गाढ़ा है ना, अगर उसको लगातार नचाते नहीं रहेंगे तो एक समय क्या होगा, जो भी मटेरियल जहां है वहीं टिका हुआ रहेगा, अगर उसकी दूसरी जगह पे आवश्यकता होगी इट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, राइट। तो सेल को हर चीज हर जगह मौजूद चाहिए। ये कैसे करेंगे, अब चम्मच तो है नहीं कि उसको नचाएं, स्टीयर करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए सेल के अंदर कैपेसिटी होता है, बाय सम मींस वो अपने साइटोप्लाज्म को रोटेट करता रहता है, ताकि उसके गाढ़े द्रव में जो भी मटेरियल्स हैं वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। और इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो स्टीयरिंग एक्शन होता है इसको कहते हैं साइक्लोसिस, साइक्लिंग कर रहा है, साइक्लोसिस नाम पड़ गया। और इसी साइक्लोसिस के चलते इसको खतरा है, साइक्लोसिस रिक्वायरमेंट भी है पर खतरा भी है, इसलिए इस खतरे से बचने के लिए इसने क्या किया, एक जगह अपने आप को टिका के रखा, राइट। सो दिस विस्कस फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इसके पास एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, ऑर्गेनल यानी ऑर्गेन, छोटे ऑर्गेन, ऑर्गेनल, क्योंकि सेल खुद छोटा है तो इसके ऑर्गेन्स बहुत छोटे होंगे। तो इकलौता बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनल होता है और वो कहलाता है राइबोसोम। तो यूजुअली राइबोसोम क्या रहते हैं, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। दीज आर राइबोसोम्स, इनके राइबोसोम्स यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड नजर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाउंड्री की बात करें, इसमें एक लंबा सा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, राइट, लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा,
और ये इसका मूव कराने वाला, स्विम कराने वाला स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग नाम देते हैं फ्लैजिला। ठीक है, सो दिस इज फ्लैजिला for a bacteria that helps a bacteria to move from one place to another in water. ठीक है, अब इसके सरफेस पे बहुत ही पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, राइट। तो एंटायर आउटर सरफेस पे आपको ऐसे पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे और किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। बाद में ये आपको ऐसे फैले हुए नजर आएंगे। तो देखिए, जो इस तरीके से थोड़ा स्पेस लेकर स्पाइक की तरह फैले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा जाता है फिम्ब्री। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फिम्ब्री। और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे ही छोटे छोटे, इन्हें कहा जाता है पिल्ली, PILLI, पिल्ली। तो फिम्ब्री और पिली के अलग अलग फंक्शंस हैं, पर देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं। पिली जो है वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिम्ब्री सॉलिड स्ट्रक्चर। तो दोनों के बीच में मतलब आइडेंटिफाइंग फीचर में ये बेसिक डिफरेंस होता है। हालांकि लंबाई चौड़ाई लगभग एक जैसे होते हैं, पर दोनों के संरचना में इस तरह का अंतर दिखा जाता है। इसके अलावा इसमें होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन मतलब इंक्लूड किया गया, इसमें जोड़ा गया। तो इसके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज होते हैं और उनके कुछ नाम हैं। इंक्लूजन बॉडीज, इनमें आपको मिलेंगे लाइक गैस वैक्यूल्स, like cyanophycean granules, like phosphate granules, like glycogen granules, etc. तो ये अलग अलग कुछ बिना मेम्ब्रेन के बंधे हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, सर यहां पे आप बताएं गैस वैक्यूल्स, और दूसरे तरफ आप बोल रहे हैं एक वैक्यूल बना है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं है। हम अभी क्या बोले हैं कि ये मेम्ब्रेन फ्री स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप सोचिए, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कोई वैक्यूल है और उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो फिर कोई और ऐसा मटेरियल होता होगा जो मेम्ब्रेन टाइप बिहेव कर रहा है ना। गैस वैक्यूल यानी ये तो साफ है कि इसमें गैस भरा हुआ होगा, राइट। तो गैस को हम मेम्ब्रेन में नहीं भरेंगे तो किस में भर सकते हैं? तो हम यहां आपको समझाएंगे कि गैस वैक्यूल इज नॉट ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, रादर इसका जो बाउंड्री है वो एक स्पेशल टाइप के वाटर रिपेलिंग, वाटर से भागने वाले प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन मेम्ब्रेन कैटेगरी में तो आया नहीं। इस तरीके से गैस वैक्यूल भी मेम्ब्रेन फ्री स्ट्रक्चर हो गया। और आप याद कीजिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में कई बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जाता, अगर होता फॉर एग्जांपल, तो ये जो डिफरेंस था ये तो कंप्लाई नहीं करता, है कि नहीं।
तो इसमें एक्चुअली में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता और उस पर टिके रहने के लिए इसने क्या किया, प्रोटीन को ही ऐसा सहारा बनाया जो कि मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे, राइट, जिसमें गैस को या एयर को वो स्टोर कर सके। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, पर इस तरीके से ये करता है। सो दिस इज हाउ ए टिपिकल बैक्टीरिया लुक्स लाइक। अब एक चीज और है, जैसे यहां इसका क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है, इसी तरह के, अच्छा एक चीज और हम लोग जानते हैं, क्रोमोसोम में मेन मटेरियल कौन रहता है, इट इज डीएनए। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर था, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके बारे में बताया गया है ये इनहेरिटेबल मटेरियल है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है और ये बने होते हैं डीएनए के एंड प्रोटीन के। तो इसमें मेन फंक्शनल मॉलिक्यूल होता है डीएनए। प्रोटीन तो उसका एक ऑर्नामेंट है, वो उसको सजा कर रखता है, ठीक है, और सजा के ऐसे रखता है ताकि एक छोटे से जगह पे वो अपने आप को कंसाइज करके रख सके, अदरवाइज वो डिजेनरेट कर जाएगा। तो है क्या, यहां भी डीएनए है, इसके अलावा क्रोमोसोम के अलावा भी डीएनए कई जगह पाए जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया में, और वो ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स की तरह रहते हैं। इन्हें नाम दिया गया है प्लास्मिड। ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम के अलावे जहां डीएनए पाया जाता है, इट इज दैट वन। ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो लगभग इतने सारे स्ट्रक्चर्स किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेशली द बैक्टीरिया, वो कंटेन करता है, ठीक है। यहां तक आप जरा इसको नोट कीजिए। अब वन बाय वन सबसे पहले हम लोग देखें किसको, इन बाउंड्रीज को। बाउंड्रीज सीरियल नंबर 1 में किसको लेके हैं, ग्लाइको कैलिक्स, और नाम से ही पता चल रहा है ये शुगरी मॉलिक्यूल होंगे और ये प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। कंपोजिशन मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, GSG इन शॉर्ट, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, ठीक है। इनके ये बने होते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट कैन बी ए टफ एंड क्लोजली associated with the cell wall in many bacteria। अब देखिए इसमें वेरिएशन आना शुरू हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया में ये क्या हो सकते हैं, काफी टफ होते हैं, है ना, और बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच्ड है, क्लोजली एसोसिएटेड है, तो उस कंडीशन में इसे कहेंगे कैप्सूल। देन इट इज टर्म्ड एज कैप्सूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेड बाई, एन भी लिखते हैं, इसका मतलब है नोटेड बाई, है ना, किसी को सम्मान के साथ, किसी को ऑनर के साथ कहते हैं कि ध्यान दो, तो उसके लिए पोलाइट टर्म यूज किया जाता है नोटेड बाई, ठीक है। नोटेड बाई में ये बताते हैं कि अगर कैप्सुलेटेड सेल वॉल हुआ
यानी सेल वॉल की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार है, then they will not give positive test for ग्राम टेस्ट। अब ये ग्राम कौन है? तो ग्राम एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक स्टेन, एक कलरिंग एजेंट डेवलप किया था जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ रिएक्शन करके एक पर्टिकुलर पर्पलिश कलर देता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाँ इसका सेल वॉल प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए था। तो है क्या कि भाई जब उसके ऊपर एक टफ कवर है, किसी चीज को अंदर जाने ही नहीं दे रहा है, तो आपको लगता है या हम सोच सकते हैं कि कैप्सूल को पेनिट्रेट करके इसके सेल वॉल तक वो डाई पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे होली के दिन में हम रंग खेलने गए। ठीक है, जो चालाक होता है ना वो क्या करता है, बढ़िया से पूरा ऑयल और क्रीम व्रीम लगा के उसके बाद जाता है मैदान में उतरने, आओ लगाओ रंग। खूब होली खेला है ना, उसका घर में गया, एक बार बढ़िया से स्क्रबिंग किया, सारा रंग उतर गया। क्यों? क्योंकि रंग जो है ऑयल का जो लेयर और क्रीम का लेयर था उसको परमेट करके उसके स्किन तक गया ही नहीं। वो जो रंग लगा हुआ था उसके ऑयल के ऊपर था, छुड़ाया, रंग तो स्किन में से छूट जाएगा, ऑयल तो स्किन में से छूट जाएगा स्क्रब करेंगे तो। क्या हुआ, स्किन पे कोई रंग ही नहीं गया। और जो बेचारा भोला वाला सीधा सो के उठा, उसको खींच के दोस्त लोग ले गया होली खेल ले। अब देखिए उसको 7 दिन तक नहाना पड़ेगा रगड़ रगड़ के, स्किन तक रंग चला गया, छूटेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? द सेम थियोरी इज ओवर हियर। ये रंग यानी ये जो डाई है ना, ग्राम स्टेन, ये उसके सेल वॉल तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर नहीं पहुंचेगा तो रिएक्शन कैसे देगा? तो दिस इज ए साइन ऑफ थ्रेट। भाई सो क्योंकि इसका सेल वॉल वेल प्रोटेक्टेड है, और अगर ये ह्यूमन के सिस्टम में घुस जाता है, हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएगा, तो मोस्ट ऑफन ज्यादातर चांस है कि हमारा इम्यून सिस्टम को ये धोखा दे दे, चकमा दे देगा और हमारे अंदर डिजीज फैला देगा। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विच आर पैथोजेनिक, जो हमारे लिए हानिकारक है, परजीवी है, पैरासाइट है, वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव क्यों बोले? क्योंकि ग्राम स्टेन में नेगेटिव रिजल्ट दिया। बात समझ गए? तो यही चीज यहां नोटेड बाय में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है, द कैप्सूलेटेड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया give negative gram stain result, and so are called gram negative bacteria, and so are called gram negative bacteria. They यानी GM या GRAM नेगेटिव, दे यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनिक टू ह्यूमन। और एक एग्जांपल दे दें, एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जानते ही हैं टीबी होने के बाद क्या स्थिति होती है, आसानी से छूटता नहीं। और जिस बच्चे को है ना वैक्सीन लगा हुआ है, फिर भी अगर उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, खान पीन ठीक नहीं है, तो उसको टीबी की शिकायत हो सकती है, टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो रीजन, ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और हमारे इम्यून सिस्टम से आसानी से छूटने का क्षमता रखता है। ठीक है, एक और बैक्टीरिया है इकोलाई, नाम सुने है ना, दिस इज ऑल्सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पर ये तब तक हमारे लिए फ्रेंडली है जब तक हमारे इंटेस्टाइन में है। इंटेस्टाइन छोड़ के जैसे ही दूसरे किसी एरिया में गया, इससे खतरनाक दूसरा बैक्टीरिया नहीं हो पाएगा, वेरी डेंजरस है। दूसरा एग्जांपल ई कोलाई, इसका फुल नेम है इश्चेरेशिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जानना चाहिए एटसेट्रा। ठीक है,
नोट कीजिए। ओके, एक पार्ट हम लोग ये समझे कि इट कैन बी टफ एंड क्लोजली एसोसिएटेड, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर दूसरा पॉसिबिलिटी भी होगा, it can be loose या loosely associated with the cell wall। जैसे देखिए, अगर गर्मी के दिन में एकदम स्किन टाइट कपड़ा पहनेंगे, गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि कपड़े और स्किन के बीच में एक गैप है ही नहीं, एयर घुसेगा कैसे? एयर अगर नहीं घुसेगा तो फिर बॉडी के टेम्परेचर को लेके भागेगा कैसे? यही जाड़े के दिन में अगर लूज कपड़ा पहन लिए, लूज टी शर्ट, ये क्या कहते हैं, लूज स्वेटर पहने, तो बीच में स्पेस है, ठंडी हवा घुस जाएगी, फिर आप जितना भी कंबल और मोटा चीज हो रही है, ठंडा तो लगेगा ही, है कि नहीं? तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, कहता है लूजली एसोसिएटेड, लूज एसोसिएशन है, यानी देयर इज अ गैप, देयर इज अ स्पेस, और उस स्पेस के थ्रू डाई एंटर कर सकता है, कलरिंग एजेंट एंटर कर सकता है। तो वैसे में इसका सेल वॉल क्या होगा? कलर देगा, ठीक? कैन बी लूजली एसोसिएटेड विद द सेल वॉल। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस color with gram stain, so are called gram positive बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है? अब इसके साथ फिर जुड़ी हुई आवश्यक सूचना, नोटेड बाई, मोस्ट ऑफन, अधिकतर केस में, मोस्ट ऑफन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर नॉन पैथोजेनिक, are non-pathogenic to human। अधिकतर केस में ह्यूमन को ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? इनका सेल वॉल के साथ कैप्सूल का एसोसिएशन लूज है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसके बीच में जाके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और वहां जैसे नाम दिया गया कैप्सूल, यहाँ पे भी कुछ नाम होता होगा, तो यहाँ पे ना इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। हियर नोटेड बाय इज ओवर। हियर दिस सॉर्ट ऑफ, इस प्रकार का, दिस सॉर्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, दिस सॉर्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। स्लाइम यहां पे मीनिंग करता है फिसलन वाला, चिकना, है ना, लुब्रिकेटेड, उस तरह का लेयर की तरह इसमें रहता है, ठीक है? नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेल वॉल, ये सेकेंड बाउंड्री है। तो जैसे हम लोग इसके आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन देखें, इसका भी कंपोजिशन देखना चाहेंगे। कंपोजिशन किन से बने होते हैं? मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। देखिए ग्लाइकेन टर्म लगा हुआ है, वहां ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन था, तो ग्लाइकेन टर्म अगेन शोज शुगर, ठीक है, शुगर है। पेप्टिडो ये क्या बताता है? प्रोटीन। मतलब ये कैसे पदार्थ से बना है? प्रोटीन और शुगर का फ्यूजन है।
आप इसको डेराइव्ड प्रोटीन भी कह सकते हैं, प्रोटीन का डेरिवेशन किया गया है ना, दूसरे किसी के साथ मॉलिक्यूल को जोड़कर इसे बनाया गया, या आप डेराइव्ड शुगर भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से चल सकता है। प्रोटीन को डेराइव किया गया यानी प्रोटीन में शुगर जोड़ के बनाया गया, या शुगर में प्रोटीन जोड़ के बनाया गया, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन इट इज ए कॉम्प्लेक्स, सीधे सीधे हम लोग कहें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए टफ, मजबूत कवर एंड इट ऑल्सो, चूंकि टफ है इसीलिए इट ऑल्सो डिसाइड्स द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। चूंकि ये टफ कवर है, बैक्टीरिया का शेप डिसाइड कर सकता है, तो इसके बेसिस पे बैक्टीरिया होते हैं शेप, जो है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बराबर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी होता है। तो इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि अगर शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करें, ये बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। रॉड शेप्ड, दूसरा है स्फेरिकल शेप्ड, यस, कॉमा शेप्ड, और एक है स्पाइरल शेप्ड। रॉड शेप को कहते हैं बैसिलस, स्फेरिकल शेप को कहते हैं कोकस, कॉमा शेप को कहते हैं विब्रियो, एंड स्पाइरल शेप को कहते हैं स्पाइरिला। अब हम लोग नए नए बातों मतलब नाम को जान रहे हैं, बिना एग्जाम्पल के कैसे काम चलेगा। एग्जाम्पल, बैसिलस एंथ्रेकिस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता है जानते हैं, जैसे अभी बैसिलस देखे ना, तो बैसिलस ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये 4 से 8 टाइप बन जाएंगे। एनीवे हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ना है, पर जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल लाए, एक है बैसिलस एंथ्रेकिस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस। ये बैसिलस एंथ्रेकिस जो है ये कैटल इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है, कैटल को यानी गाय भैंस घोड़ा, इनको ये बीमार करता है, लेकिन अगर ह्यूमन उसके कांटेक्ट में आया, ह्यूमन को भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग को इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन का। बैसिलस एंथ्रेकिस इट इज ए कैटल इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया कैन अटैक अस ऑल्सो। अब तो अस लिखते के बाद ही ध्यान में आता है यूएस, इट्स नॉट लाइक दैट। एनीवे, सो बैसिलस एंथ्रेकिस ह्यूमन को भी अटैक कर सकता है, यूजुअली ये इनको करता है। लैक्टोबैसिलस और है क्या, एविडेंट है, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री पे अटैक करने के लिए बायो वॉरफेयर कहते हैं ना, बायो वेपन, तो बायो वेपन की तरह बैसिलस एंथ्रेकिस का स्पोर यूज किया था, फैला दिया वहां, और जितने लोग थे
वो इससे इन्फेक्ट हो गए और ये जानलेवा है, लोग को पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, तब तक में मौतें होनी शुरू हो गई। तो दिस आर वेरी डेंजरस ऑल्सो। लैक्टोबैसिलस ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दही जमाने वाला बैक्टीरिया यही है। तो देख लीजिए, एक तरफ खतरनाक और एक तरफ हमारे लिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है। डेयरी के बेसिस पे कितने सारे कंट्री चल रहे हैं, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, चाइना भी बहुत बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है, इंडिया बहुत बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है, डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। नाउ द कोकस, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये दोनों साहब क्या करते हैं, इन्फेक्ट लंग्स। विब्रियो इसका एक एग्जाम्पल है, विब्रियो कॉलेरी, ये कॉलेरा प्रोड्यूस करता है, कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया। ये है कॉलेरा प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसके बारे में 12th में पढ़ना है आपको। कॉलेरा एक एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, ये एक टॉक्सिन, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसके वजह से अनकंट्रोल्ड वाटरी फिकल डिस्चार्ज होता है, यानी ह्यूमन के फिकल मैटर में खाली पानी निकलने लगता है, बॉडी फ्लूइड बहुत तेजी से निकल जाता है और अगर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसका इलाज नहीं शुरू किया गया, मैन विल डाई। इतना खतरनाक। स्पाइरिला इसका एग्जाम्पल है लेप्टोस्पाइरिला, हेलिको बैक्टर पाइलोरी। लेप्टोस्पाइरिला क्या करता है, causes बैक्टीरियल जॉन्डिस, लीवर को अटैक करता है। बरसात के दिन में इसके वजह से जॉन्डिस बहुत हुआ करता है और कई बार खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जॉन्डिस जो है वो वायरल इन्फेक्टेड होता है, हेपेटाइटिस की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है, अगर डिटेल स्टडी नहीं किया गया तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो वायरल इंड्यूस्ड है, तो वायरस के अगेंस्ट में कोई खास ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं होते। तो कई बार ये बहुत ही केस को खराब कर देता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये स्टमक अल्सर क्रिएट करता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर यानी घाव। इट कॉजेस गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक यानी स्टोमक और अल्सर मतलब हो गया एब्सेस, घाव हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में घाव को एब्सेस कहा जाता है। एब्सेस मतलब हो गया वुंड, नहीं कहेंगे एब्सेस, एब्सेस हो गया बॉडी के अंदर का वुंड और जो बाहर है उसको वुंड कह देते हैं। तो ये हैं 4 शेप के बैक्टीरिया जो सेल वॉल ने डिसाइड किया उसके बेसिस पे, और कुछ एग्जांपल्स। एक चीज तो समझ में आ गया कि सेल वॉल बैक्टीरिया का शेप डिसाइड कर रहा है, एक और फंक्शन है इसका, और वो फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहाने साइटोप्लाज्म को भी सेफ रखता है।
यहां तक पूरा कीजिए। ये इनको शेप डिसाइड करने में मदद करता है। अनदर फंक्शन ऑफ सेल वॉल, और ये है प्रोटेक्शन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी द साइटोप्लाज्म। इनका भी प्रोटेक्शन यही करते हैं। ठीक हो गया। ये है सेल वॉल का जो भी इससे रिलेटेड बात थी वो। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली चीज क्या है, ये इनर बाउंड्री है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जैसे अब तक इसके बाउंड्री का कंपोजिशन हम देखते आ रहे हैं, इसका भी बाउंड्री का कंपोजिशन मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। एक कॉमन या इंटरेस्टिंग फीचर देखिए, शुरुआत हुआ बाहरी दीवार किससे, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर से। ठीक है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन शुगर से हुआ। मिडिल लेयर शुगर एंड प्रोटीन लेकर आया, इनर लेयर शुगर हटा दिया, प्रोटीन और लिपिड लेकर आया। हालांकि ऐसा नहीं है कि शुगर नहीं होता, शुगर रहता है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज, 2 से 3% होता हो। बाकी 95 से 96% लिपिड एंड प्रोटीन, 95 to 96%। अब यहां पे एक और टर्म आया, व्हाट इज लिपिड। तो ये है लिक्विड फैट्स एट RT यानी रूम टेम्परेचर इज लिपिड। एग्जाम्पल ऑयल्स, कहते हैं ना ज्यादा तेल मत खाओ, फैटी हो जाता है बॉडी। इसका मतलब क्या है, ऑयल किस मटेरियल का है, फैट है, पर वो फैट रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड रहता है तो उसे कहा जाता है लिपिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलकर बनता है। अब थोड़ा सोचने में बनता है कि अरे ये तेल से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है और ये टिका हुआ है, अगर और आप इसको क्यों भूल रहे हैं, प्रोटीन भी तो है। एक बड़ा क्या कहते हैं कॉमन एग्जांपल देते हैं, सबके घर में कभी ना कभी होता होगा, सत्तू को कभी तेल में सान कर लोग खाएं आप लोग, नमक डाल के, मिर्च डाल के, गांव घर का बड़ा फेवरेट खाना होता है। या देखिएगा जितने लेबर हैं वो बांध कर लेकर आते हैं ऐसा, क्योंकि हार्ड वर्क करने में इनको बनता है। सत्तू उस कैसे बनता है पता है, चना का पाउडर है, उसको ग्राइंड कर लेंगे, जो पाउडर बनेगा दैट इज सत्तू। अब किसका क्या उसमें कंपोजिशन होगा, चना किस लिए है, फॉर प्रोटीन, तो सत्तू क्या है, प्रोटीन। ऑयल डाल दिए, फैट्स। अब देखिए तो चना के सत्तू को कभी ऑयल से सानिएगा, वो आपको ऐसा नहीं होगा फ्लो कर जाएगा, सेमी सॉलिड टाइप का बनेगा। तो इमेजिन कीजिए प्रोटीन और लिपिड मिलकर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बन सकता है, राइट। इसलिए ये मत सोचिएगा अरे लिपिड है, तेल है, तो बह जाएगा, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। सो कंपोजिशन समझ गए, लिपिड एंड प्रोटीन, पर इनकी मात्रा 95 से 96%, रेस्ट इज मेड ऑफ शुगर। फोर टू 5% कंपोजिशन हो गया। इट हैज ओकेशनली, जगह जगह पर, कहीं कहीं पे ओकेशनली, इनर फोल्डिंग्स
और इन्हें कहते हैं मेसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह पे अंदर की तरफ मुड़ जाता है, यानी साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, उसको कहते हैं मेसोसोम। इससे बेनिफिट क्या होगा, ऐसे सोचिए, मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। सबसे सीधा रास्ता क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो एक धागा से ए और बी को अगर हम कनेक्ट करेंगे, इस धागा की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब एक हम 75 सेंटीमीटर धागा लिए और ए और बी को कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करके जोड़ देंगे 75 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी को ट्रेवल करने के लिए 75 सेंटीमीटर लेकर आए। ये भी बाउंड्री बना रहा है, ये भी बाउंड्री बना रहा है, दोनों के बीच में अंतर, इट इज लॉन्गर देन द प्रीवियस। अब सोचिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाते जाते बीच में ऐसे ऐसे मुड़ जा रहा है, डजंट इट बिहेविंग लाइक दिस, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर ये मेसोसोम बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़कर बैक एंड फोल्ड कर रहा है, मेसोसोम बना रहा है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इनर बाउंड्री के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है कि नहीं। और जो फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से होता होगा, अगर जगह ज्यादा मिल गया, ज्यादा करेगा। सो दिस इज एन इंटेलिजेंट वर्क दैट इज डन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखें, आगे इससे आगे अगले क्लास में बढ़े। एग्जाम्पल showing how mesosome is present on the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मेसोसोम कैसे उपस्थित है। अच्छा, पीछे का नहीं हुआ, वो ये एक लाइन था, अनदर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।